पहली खबर बाराबंकी से है। यहां विवाहिता की मौत पर कार्रवाई न होने से परिजन नाराज हैं। परिजन और ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगाकर घंटों प्रदर्शन किया। पीड़ित परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। दहेज को लेकर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाए। सूरतगंज एतमापुर मार्ग पर करीब 2 घंटे जाम से जूझते रहे लोग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिर आखिरकार समझा बुझाकर इस जाम को खुलवाया। मृतका के परिजनों का ससुराल वालों पर सीधा आरोप है कि उनकी वजह से ही उनकी बेटी की जान गई है और उन पर ना कार्रवाई होने के चलते उन्होंने घंटों यहां सड़क को जाम रखा, जिससे अच्छा खासा यातायात प्रभावित हुआ। लेकिन गांव वाले सभी यहां पहुंचे थे, अपना आक्रोश यहां व्यक्त कर रहे थे और फिर पुलिस पहुंची, समझाया बुझाया, तब जाकर गांव वालों ने ये रास्ता खोला है। लेकिन दहेज को लेकर गला दबाकर हत्या करने का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। उन पर अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है और यही रोष था परिवार का। हालांकि बाद में पुलिस ने आश्वस्त किया। उधर कन्नौज जिले के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के मुरादगंज गांव में एक हैवान पति के हैवानियत की ऐसी दास्तां सामने आई जिसको सुनकर हर कोई सन्न रह गया। दहेज के लालची हैवान पति ने पहले तो पत्नी की लाठी डंडों से पूरी तरह से पिटाई कर डाली और उसके बाद जब उसका जी नहीं भरा तो फावड़े से उसके जिस्म पर 16 जगह जख्म कर उसकी निर्मम हत्या कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति को अब धर दबोचा है। पुलिस ने मामले में आरोपी बनाई गई उसकी मां को भी हिरासत में लिया है। दहेज हत्या में एक नवविवाहिता थी, उसकी हत्या हुई थी और उस दहेज हत्या में 4 लोगों को नामजद किया गया था। उसमें जो मुख्य आरोपी है उसका पति शरीफ, कल उसकी और उसकी मदर की यानी मृतका की सास की गिरफ्तारी गुरसहायगंज पुलिस द्वारा की गई है। करीब 16 चौथे थी और बहुत ही ब्रूटल तरीके से घटना को अंजाम दिया था उसने। फावड़ा भी बरामद हो गया है और जो शेष मुलजिम हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग शीघ्रता से कार्रवाई पूर्ण कर लेंगे। प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी बोर्ड में टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्रों के घर तक पक्की सड़क बनवाने की घोषणा की थी। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी गाजीपुर के भांवरकुल थाना इलाके के सियाड़ी गांव की रहने वाली टॉपर अनन्या राय के गांव में सड़क अधर में लटकी हुई है। दरअसल अनन्या राय 2018 की यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर चुकी है। प्रदेश के टॉपर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उनके गांव से मुख्य मार्ग तक जोड़ने के लिए सड़क बनवाने की घोषणा हुई। लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षा में सेकंड टॉपर बनी अनन्या राय के गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने की प्रक्रिया पिछले 2 सालों से यूं मानिए अधर में ही लटकी हुई है। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप हमने सड़क की लंबाई पूरी कर दी है। कुछ जो उसके घर तक जोड़ने का जो कुछ भाग है लगभग 50 मीटर बाकी है, उसमें कुछ स्थानीय विवाद होने के कारण वो रुका हुआ है। जैसे विवाद सुलझ जाता है मैं सड़क तुरंत निर्मित कर। अभी ये सड़क 100 मीटर बन नहीं पाई है, इसलिए पीडब्ल्यूडी ने कई बार बनाने की कोशिश की, लेकिन गांव के ही 2 लोग हैं, जितेंद्र और सत्येंद्र है, बार विवाद पैदा कर रास्ते का काम रुकवा दे रहे हैं, जिसके कारण रास्ता आज तक बन नहीं पाया। वहां पर पहले से रास्ता बना हुआ है, मनरेगा से काम हुआ है, जिला पंचायत से इंटरलॉकिंग हुई है और उसी पर काम होना है। तो वो कहते हैं कि रास्ता मेरी निजी ज़मीन में हो गया है, मैं नहीं बनने दूंगा, लेकिन कागज में वो सरकारी ज़मीन है और रास्ता भी है। उधर बाराबंकी पुलिस ने एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया जो उसके लिए पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री बन चुका था। हत्यारे इस केस में यह साबित करने में लगभग कामयाब हो चुके थे कि युवक की मौत सांप के काटने के चलते हुई। और तो और हत्यारे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शव को चिता पर रखकर आग लगाने ही वाले थे कि तभी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। बस यहीं से केस पलटा और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। एक एक कर मामले की परतें खुलती चली गई और हत्याकांड का सारा राज खुलकर सामने आ गया।
जिसमें पता चला कि युवक की मौत सांप काटने से नहीं बल्कि अवैध संबंधों के चलते हुई थी। हत्याकांड का यह पूरा मामला हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बहलीमपुरम गांव का है। कोतवाली के अंतर्गत एक गांव बहलीमपुर मजरे कुलहदा है, जहां अस्थायी निवास करने वाला रामू नाम का एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी और उसके गांव में पैतृक निवास में उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। ये सूचना गांव वालों ने दी और उन्होंने बताया कि ये संदेहास्पद स्थिति में हुई मृत्यु है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर हैदरगढ़ मौके पर गए और उन्होंने शव को अपने कब्जे में लिया, जो चिता पर रखा जा चुका था। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें स्ट्रैंगुलेशन आया। इस स्पष्ट रूप से यह हत्या का मामला था जिसे छिपाने का प्रयास किया गया, इसलिए उसमें और जो धाराएं उचित सुसंगत धाराएं थीं उनकी बढ़ोतरी की गई। आगे बढ़ेंगे, रुख बागपत का करेंगे। यहां कंडेरा गांव में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। हत्या कर बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बदमाशों की तलाश भी जारी है। रमाला थाना क्षेत्र का मामला यह बताया जा रहा है। उनको जो ईंट है, ईंट से उनके सर पे वार किया गया है और जिससे उनकी मृत्यु हुई है। परिजनों से भी वार्ता हुई है। परिजन बता रहे हैं कि कल शाम को वो घर पे थे, कल शाम वो घर से निकले थे। अगल बगल जो गन्ने की छलाई भी हो रही है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, देख रहे हैं। घटना में जो भी संलिप्त होगा शीघ्र ही उसको पकड़ा जाएगा और उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। तहरीर ली जा रही है। परिजनों ने ये भी बताया है कि वो दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर थे, तो हम लोग सारे पक्षों को देख रहे हैं किस तरह ये घटना हुई है। उधर फिरोजाबाद में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर पीछे बैठे साथी ने ही तमंचे से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया अपने ही दोस्त को, जिसके बाद साथी युवक हत्या कर मौके से फरार भी हो गया। पुलिस ने मौके से बाइक और तमंचा बरामद कर लिया है। थाना दक्षिण के सुहागनगर क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। उसको पीछे गर्दन में गोली लगी है जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उसमें कुछ बातें आई है कि ये अभी अपने घर से किसी एक और लड़के के साथ अपने बाइक से निकला था और यहाँ पे आके जो सेक्टर 2 है वहाँ पे एक नाली है, वहाँ पे गिरा पड़ा मिला और दूसरा लड़का अभी तक नहीं मिल पाया है। और जैसे ही पता लगता है कि इसके साथ दूसरा लड़का मोटरसाइकिल में कौन बैठा था तो सारी घटना स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल इसमें छानबीन की जा रही है। उधर अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में पूर्व प्रधान की मौत हो गई। गोली लगने से हुई पूर्व प्रधान की मौत, वहीं परिजन मौत को खुदकुशी बता रहे हैं। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सैदन गली इलाके की यह घटना बताई जा रही है। उधर प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली में तैनात सिपाही आशुतोष यादव का शव पुलिस बैरक की तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खून से लथपथ मिला। शव मिलने के बाद यहां पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य और अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच शुरू की गई। सिपाही आशुतोष की आत्महत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है। आपको बता दें कि मृतक की 16 फरवरी 2019 को लालगंज कोतवाली में तैनाती हुई थी और पुलिस वालों का यह कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वो खासा परेशान नजर आ रहा था। मौके से एक बुलेट का टुकड़ा और खोखा बरामद हुआ है संभवतः, जिससे ये घटना कारित हुई है। मेरे द्वारा आसपास के बैरक में जो आरक्षी इनके साथ थे उनसे वार्ता की गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ ना कुछ उलझन में थे, लेकिन पूछने पे इनके द्वारा बताया नहीं गया कि क्या बातचीत थी। तो संभावित कारणों का हमारे द्वारा पता अभी कराया जा रहा है। जो परिजन है उनको गाजीपुर के रहने वाले थे, उनको सूचित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम कराएंगे, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा और विस्तार में जो कारण है, घटना के जो कारण है उनका पता किया जाएगा। और अब बात खतरनाक स्टंट्स की। बागपत में खतरनाक स्टंट्स का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर दौड़ प्रतियोगिता में लगाई गई मौत की बाजी। जी हां, हाई स्पीड के साथ 2 पहियों पर चलाए गए ट्रैक्टर। प्रतियोगिता से जुटे सैकड़ों लोगों में लोग
कई ट्रैक्टरों पर स्टंट करते नजर आए। चपरोली थाना क्षेत्र के बदरखा गांव का ये पूरा मामला है। कलाकार भाई रामपुर के अफजलपुर गांव में महिला के प्रेम प्रसंग में काफी बवाल हो गया। गांव वालों ने खाकी वर्दी को भी यहां नहीं बख्शा। दरअसल महिला से मिलने उसका प्रेमी पहुंचा हुआ था, तभी महिला के ससुराल वालों को इस बात की भनक लग गई और ससुराल वालों ने और ग्रामीणों ने मिलकर प्रेमी को जमकर पीट डाला। मारपीट की सूचना मिलने पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मी भी गांव पहुंचे, जहां गांव वालों ने पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्शा। इस मारपीट में 2 सिपाही भी बुरी तरह से घायल हो गए। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में भी पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें, सिपाही महफूज बेग की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में 15 नामजद हैं। इसके अलावा 10 से 15 अज्ञात भी शामिल हैं। उधर मेरठ में एक परिवार अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए बेटी का शव लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंच गया। जब परिवार बेटी का शव लेकर पहुंचा तो एसएसपी ऑफिस में हड़कंप मच गया। दरअसल परिजन बेटी का शव लेकर एसएसपी ऑफिस एम्बुलेंस से पहुंचे और परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। फिर आनंद फानन में एसपी क्राइम ने पूरे मामले की जांच कराकर मुकदमा दर्ज करने की बात कही। आपको बता दें कि महिला की शादी 8 साल पहले हुई थी। महिला के 3 बच्चे भी हैं। महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका हुआ मिला। 24 घंटे हमारी डेड बॉडी हमारे साथ है, लेकिन कोई हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, कोई आगे उचित कार्रवाई नहीं हो रही। हम पोस्टमार्टम भी हो चुका है और निर्दोष खुलेआम घूम रहे हैं, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, ना ही कोई हमारी एफआईआर लिखी जा रही, ना ही कुछ। क्या मांगे आपकी? मांगे ये है जी, देखो एफआईआर भी लिखी गई, हमारी लड़की गला घोट के मार दी गई है। हाँ जी, बताइए, हम उचित कार्रवाई चाहते हैं कानून तौर पे। उधर कोरोना काल में इस समय जहां हर बच्चे को ऑनलाइन स्टडी कराने का बीड़ा शासन से लेकर स्कूल प्रशासन तक ने उठा रखा है, वहीं सोनभद्र में दुरूह क्षेत्र में अध्यापक बच्चों के घर घर पहुंचकर बच्चों को वहीं पढ़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जमीन पर बैठे स्कूल ड्रेस में इन बच्चों को देखिए। जहां ऑनलाइन स्टडी के जमाने में ये बच्चे ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं। और ये पीड़ा उठाया है सोनभद्र के अध्यापक ने, जहां नेटवर्क की समस्या और आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से परिवार के पास एंड्रॉयड सेट नहीं, लेकिन इस कमी ने बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं डाली और अध्यापक ने बच्चों के साथ मिलकर घर को ही स्कूल बना दिया। सोनभद्र की महज एक छोटी सी जगह जिसे ध्रुव के नाम से जाना जाता है, जहां तमाम कमियां हैं, लेकिन यहां पर शिक्षा की धारा ने देखने का नजरिया ही बदल दिया। शिक्षक सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 ऐसे सेंटर बनाए हैं, जहां पर 10 से 12 बच्चे इकट्ठे होते हैं और इन बच्चों को 2-2 घंटे करके पढ़ाया जाता है। अध्यापक के इस प्रयास का असर बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। सर, विद्यालय चूँकि बच्चों के लिए बंद हैं, क्योंकि टीचर्स के लिए खुले हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पे अलाउ नहीं है फिलहाल। तो मैंने ये सोचा, मेरी सोच ये थी कि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, लेकिन विद्यालय तो बच्चों के पास जा सकता है। तो इसी को मैंने एक नया कंसेप्ट, एक नया नवाचार यहाँ पे किया और उसका नाम था गुरुजी की पाठशाला। तो इसको यहाँ पे शुरू किया मैंने। तो जैसे हम लोग जब ऑनलाइन क्लासेस चलाते थे, तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे कई स्टेशन बनाए थे यहाँ पे, जहाँ पे एक मोबाइल रहता था और 5-5 बच्चे अपना पढ़ते थे उसमें। तो उसी जगह को फिर से हम जाके वहाँ पे उन तीनों जगहों पे रोज़ 1-1.5 घंटे टाइम देते हैं और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चे खुद को अंग्रेजी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ ही R9 टीवी के संवाददाता के हर सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। वही अध्यापक इसे अपनी नौकरी नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी बताते हैं।
हर दिन समय पर उपस्थित होकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। अध्यापक की इस सराहनीय पहल को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने बताया कि जिले में ई शिक्षा के तहत ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या होने की वजह से अध्यापक जन चौपाल के तहत बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर में ही पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था जहाँ पे नेटवर्क है वहाँ पे तो ई पाठशाला के माध्यम से वो अपना शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जहाँ पे नेटवर्क नहीं है मैं देखा हूँ कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो एक नॉनमेसी पहल किए हैं कि 5-7 बच्चों को एक चौपाल टीचिंग के माध्यम से और एक जगह इकट्ठा करके दूर दूर बैठा के उनको उनके सिलेबस से संबंधित पठन पाठन का काम कर रहे हैं, जो ये निश्चित तौर पे बेहतर है। और जो मिशन प्रेरणा विभाग का चल रहा है उस दिशा में एक सकारात्मक योग ही होगा और एक सकारात्मक परिणाम इसका आएगा। देश के हर अध्यापक को सोनभद्र के अध्यापक नीरज चतुर्वेदी से सीख लेनी चाहिए। अगर देश का हर अध्यापक ऐसा करने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब देश का हर बच्चा शिक्षित हो। सोनभद्र से परवीन विश्वकर्मा की रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 13 मार्च 2018 में नक्सली हमले में शहीद हुए धर्मेंद्र यादव के घर R9 टीवी के संवाददाता रविंद्र सैनी पहुंचे और बूढ़े माता पिता से बात की। माता पिता आज भी अपने बेटे के नाम बनने वाली पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आंगन में बैठी बूढ़ी माँ और थोड़े टूटे थोड़े कच्चे ये रास्ते। ये बूढ़ी माँ शहीद धर्मेंद्र यादव की है और ये रास्ता शहीद धर्मेंद्र यादव के घर की ओर जाता है। 13 अगस्त 2018 को मऊ के भेड़ियाधर गांव के रहने वाले धर्मेंद्र यादव नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। राज्य सरकार ने शहीद के परिवार से धर्मेंद्र यादव के नाम पर 5 करोड़ रुपए की लागत से पक्की सड़क बनाने का दावा किया था। चेराकोट नगर पंचायत कस्बे से होकर शहीद धर्मेंद्र यादव के घर तक जाने वाली सड़क तो है, लेकिन उस पर गिट्टी पड़ी हुई है, जिसे अभी पक्की सड़क बनानी है। सरकार धीरे धीरे अपने किए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। वहीं शहीद के माता पिता आज भी पक्की सड़क और बेटे की मूर्ति लगने का इंतजार कर रहे हैं। आंखों में आंसू लिए शहीद की मां ने R9 टीवी के संवाददाता से कहा कि अगर बेटे की मूर्ति लग जाती तो ऐसा लगता मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने है। वहीं बूढ़े पिता का कहना है कि मुझे गर्व है, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। जब R9 टीवी के संवाददाता ने PWD के अधिकारी जितेंद्र सिंह से सड़क पूरी नहीं होने पर सवाल किया तो अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जल्दी सड़क को पूरा करने का काम किया जाएगा। साथ ही बताया कि लिस्ट तो आई थी, लेकिन उसमें शहीद का नाम छूट गया था, जिस वजह से काम में देरी हुई। हम सर्वे करा के इनका जो इनके गांव तक की सड़क है उसके निर्माण का या मरम्मत का जो भी स्थिति होगी उसके हिसाब से हम आगला बना के इसका भेजकर जल्दी इसको स्वीकृत कराना इसका काम करें। सर लंबा समय हो गया है, लंबा समय हो गया है, अभी तक वहाँ पे कोई निर्माण नहीं हुआ, सड़कें पहुँची नहीं है, जबकि तत्काल इसका निर्देश दिया गया इसको बनाने के लिए, शहीदों के लिए निर्देश दिए गए थे। जो हमारे पास जो लिस्ट आई थी उसमें जनपद मऊ के जो शहीदों के लिए उसकी संख्या कोई अंकित नहीं थी, इसलिए वो छूट गया। अब आप संज्ञान में आ गया है मेरे आपके द्वारा, तो मैं इसको तत्काल इसका आगमन बनवाकर इसको भेजूँगा। शहीद धर्मेंद्र यादव के माता पिता को आज इस बात का गर्व है कि उनके बेटे के नाम के पहले शहीद लगा हुआ है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर किया है। ऐसे माता पिता के साहस पर देश को गर्व है। मऊ से रविंद्र सैनी, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इसी के साथ अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।